डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोग के लिए एक महाधमाका ऑफर के रूप में कहें, जिसको आप लोग के लिए शब्द में ब्रह्मास्त्र बैच कहा जाता है, जो ये सभी परीक्षाओं के लिए है आपका, जिसमें हम संपूर्ण जीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी बिहार से जो रिलेटेड हैं, चाहे आप बीपीएससी का आने वाला एडीओ परीक्षा दे रहे हैं, फिर एक मद्य निषेध का दरोगा आ गया है, चाहे और सीजीएल लेवल का बहुत सारी वैकेंसी आ गई है। तो जीएस तो ऐसा अब कॉमन हो गया है, जो बैंकिंग में भी जीएस का इतना महत्व हो गया है। तो इसी कड़ी में एक बहुत ही सस्ता कहें, सस्ता तो नहीं बोल सके इसको, मतलब आप लोग के लिए पढ़ाते हम इतने वर्षों से रहे हैं, से बहुत बच्चे हमें जान भी रहे हैं, लेकिन अपना सब नया चैनल हम शुरू किए हैं, चाहे आप लोग कुछ ऑनलाइन है, और ये टोटल जीएस करके मेरा जो है अपना जो ऐप्स है उस पर सारा कुछ विवरण दिया है। तो उसी कड़ी में एक हम आप लोगों से जुड़ने के लिए, या हमको आप समझिए, या फिर आप जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ये सब तो करिए ही। और लाइक सब्सक्राइब से आप मतलब जुड़ तो सकते हैं, लेकिन हम के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ हमने सीखा है, जो आपके लिए उपयोगी परीक्षा के लिए या करियर के लिए होगा, तो सब्जेक्ट हमको आप समझिएगा। तो इसी कड़ी में हमने मात्र ये 99 फी, इसको फ़ी तो नहीं कहें, एक जुड़ने का एक नॉमिनल बहाना है, या फिर आप लोग के बीच में हमको जाना है या हमसे आपको जुड़ने का है। तो इसमें सारा कुछ है ही, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में तीनों है, बायोलॉजी है। तो इस सब के लिए मात्र हम 99 रखे हैं, और 2000 प्लस क्वेश्चन का है जो फुल डिस्कशन। और फुल डिस्कशन हम कैसे कराते हैं इसे बहुत सारा आपने देखा ही होगा। अभी भी हम 35-40 प्रश्नों का संग्रह है उसी कड़ी में, ये तो एक्स्ट्रा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जुड़िएगा। तो हम मंडे ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं ये, इसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए। जो लोग जान रहे हैं बहुत जुड़ भी गए हैं, तो शुरू तो आज ही से करना था, लेकिन सरस्वती पूजा का बहुत बच्चे बोले जैसे आज भर छोड़ दीजिए, तो मंडे से ही शाम में हम शुरू करेंगे। और रेगुलर बैच तो मेरा चल ही रहा है, ज्योग्राफी से शुरू हुआ है, हिस्ट्री भी चल रहा है 1-1 घंटा। तो इस कड़ी में हम अभी जो क्वेश्चन आपको कुछ है 35-40 प्रश्नों का जो सब चीज़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, तो उसमें तो वो करा ही रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में इसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और देखिए। कुछ नहीं है, अरे 2-3 महीना तक आपको 2000 क्वेश्चन का हम कराएंगे। अब चाहे बीपीएससी का एडीओ जो आने वाला है अप्रैल में होने जा रहा है, फिर दरोगा, मद्य निषेध का कल वैकेंसी आ गया है, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। आज जीएस पढ़ने में तो आपको पूरा समय लगेगा, और नहीं तो फाउंडेशन बैच है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। टोटल जीएस के ऐप पर आप देखिएगा, सारा प्ले स्टोर में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और बहुत सस्ता और सुगम। और क्या जा रहा है 150 रुपया में, क्या है हमको आप समझिए। मार्केट में बहुत सारे संस्थान भी है, टीचर भी है, तो उसमें आपको छूट है, कंपेयर करके देखिए और हमको समझिए। तो इसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, कुछ नहीं है, 2-3 महीना तक आपको कराया जाएगा। और उस कड़ी में जो अभी जो हम इसी कड़ी में एक क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसमें 35-40 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करा रहे हैं, उसको देखिए ये कितना आपके लिए लाभकारी हो रहा है। तो हम तो कहेंगे हर हाल में इसमें जुड़ जाइए। जुड़ने का एक तरह का नॉमिनल फ़ी रखे हैं, फ़ी चाहे कुछ तो है नहीं। तो देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भारत का पूछ रहा है, गवर्नर जनरल कौन था, समझ गए। तो ये आंसर तो आपका ये हो गया। तो क्वेश्चन इसमें आता है हिस्ट्री में, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो सारा प्रश्न तो सब जब प्रॉपर क्लास पढ़ेंगे आप हिस्ट्री का, तो उसमें चर्चा हम लोग करेंगे ही। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल,
तो अगर रहता जो बंगाल का प्रथम, तो ये आपका रहता रॉबर्ट क्लाइव क्या होता, बंगाल का प्रथम गवर्नर। सब एक ही जगह लिख देते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। ये कब होता, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, समझे। ये एक और भी जोड़ देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे बंगाल का बनाया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये विलियम बेंटिक जो है, ये आपका आंसर है। भारत का प्रथम, भारत का, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, समझे। ये 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया था इसको, समझ गए। सारा कुछ लिख दिए। इसका जो काल है 1828 से 35 तक, इसी में आएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है आपका भारत का, यहाँ लिख देते हैं भारत का प्रथम वायसराय, समझे। 1858 के अधीन। सारा चीज़ इसमें एक ही प्रश्न में आपको 8-10 प्रश्नों का जवाब हम लिख दिए हैं। और इसीलिए कहते हैं जैसे आप 2000 प्रश्न 2100 करेंगे तो जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ज़्यादा लाभकारी होगा। जो लोग बिगिनर्स हैं तो फाउंडेशन कोर्स में जुड़िए। आप में एक एक सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं, केवल ज्योग्राफी पढ़िए, केवल हिस्ट्री पढ़िए, केवल पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं आप, फाउंडेशन है तो 1 साल तक हम पढ़ा रहे हैं, उस सब प्ले स्टोर पर दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम सब आपको डिस्कशन कहें चाहे एनालिसिस कहें, जो शब्द आपको अच्छा लगे, इसमें जुड़ने का एक बहाना है और हमको समझिए। और क्या कहेंगे, देखिए आगे क्या प्रश्न है अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय का आप सब लोग जानते हैं 1885 में हुआ था। 1885 में INC की स्थापना हुआ था, ये आप लोग जानते होंगे, नो जानते हैं से। तो उस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन का जो काल है 1884 से 88 है। लॉर्ड इरविन का काल जो है 1926 से 31 है। लॉर्ड रिपन का काल जो है 1880 से 84 है। 1848 से 56 है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो 1885 किसका काल होगा, लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन से पहले कौन था, यही लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड लिटन था। तो सब लॉर्ड लिटन था। 1876 से 80 सारा चीज लिख दिए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो मेरा एनालिसिस है, क्वेश्चन का डिस्कशन है, फुल है। केवल ABC तो 1 सेकंड में करके निकल जाते। तो ऐसे ही जो प्रश्नों का हमने संग्रह किया है 2000 से अधिक, वो मैंने स्टैंडर्ड प्रश्न लिए हैं। ऐसा नहीं जो सीधे कोई क्वेश्चन का है तो जो आप बिना पढ़े भी ठीक कर ले, तो वो तब एनालिसिस करेंगे। तो कहने के लिए 2000 प्रश्न है, लेकिन 10,000 आपको आंसर देंगे। पढ़े हुए लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और जो लोग हैं बिगिनर्स हैं तो उसमें क्या है, 1 साल का कोर्स, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं जो ये आपके लिए कुछ लुभावना कुछ हम दे रहे हैं। ये 30-40 प्रश्नों का जो सेट है वो YouTube पर आपको मिलता रहेगा।
ऐसे जो मेरा क्लास चलता है तो उसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए। हम तो कह ही सकते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौता जो है इसके लिए दो चीज़ है। एक जो है नाम सुने होंगे, नरम दल तथा गरम दल, ये आके मिल गया था। और कांग्रेस का जो स्प्लिट है तो सूरत स्प्लिट जिसको आप बोलते हैं, क्यों जरूरत था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो हो गया था, सूरत विभाजन जिसको बोलते हैं, तो गरम दल और नरम दल में बंट गया था। तो यहाँ का लखनऊ समझौता में माने गरम दल नरम दल फिर आकर एक हो गया। और इसका दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव था ये INC माने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का नाम सुने होंगे, मतलब ये मिल गया था। तो कांग्रेस लखनऊ समझौता, इसीलिए इसका नकारात्मक पक्ष भी है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब बिहार का अगर परीक्षा देते हैं तो आप नाम सुने हैं जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी जो आए, मोतिहारी आए, तो ये यहाँ के जो राजकुमार शुक्ल थे, बिहार का परीक्षा देते हैं तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ये गांधी जी से यहीं मिले थे। ये सिंपल क्वेश्चन। लेकिन गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो है वो सीधे नहीं मिले थे, तो वो सब तो और इतिहास पढ़ेंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मिलवाने में उनका हाथ था। गांधी जी से सीधे राजकुमार शुक्ल नहीं मिले थे। इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी जो है वो चंपारण आए, और चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं जो 1917 में भारत में सत्याग्रह शुरू करने का जो है से आरंभ 1917 में चंपारण से ही गांधी जी करते हैं। और भारत से बाहर जो होता है तो अफ्रीका में करते हैं, समझ गए। तो जब इतिहास थोड़ा और भी BPSC अगर देते हैं प्रशासनिक वाला तो उसमें तो गांधी जी से सीधे राजकुमार शुक्ल नहीं मिले थे, गणेश शंकर विद्यार्थी उनको मिलवाए थे गांधी जी से। और तब राजकुमार शुक्ल नीलहा खेतियों चाहे नील की खेती करने वाले किसानों के परेशानी को बताए और कहे कि आप एक बार बिहार का दौरा कीजिए। तो इन्हीं के आग्रह पर जो है गांधी जी बिहार आए थे। तो ये है, आप जानते हैं 1924 में ऑप्शन है, तो इसमें गांधी जी एक ही बार बेलगांव कर्नाटक में वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। पढ़ना चाहते तो ऐसे पढ़िए ना। 1905 में जो होता है बंगाल विभाजन होता है, 1917 में कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो बनती है एनी बेसेंट सेशन में, तो कुछ पढ़ना थोड़ो है तो हम तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जे क्या जा रहा है, कुछ तो जा नहीं रहा है आप लोग कि इस कानून को न दलील न पील न वकील, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा से नहीं होगा। रॉयल टेक तो है, देख रहे हैं कैसे उलझाया हुआ है साइमन आयोग। और साइमन आयोग की स्थापना तो होता है, मतलब यहाँ पर 3 चीज़ लिख देते हैं आपको। साइमन आयोग की स्थापना जो है से 1927 में होता है। भारत में जो आता है ये 1928 में। और रिपोर्ट अपना जो जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है आयोग 1930 में। ये सब चीज़ है, कुछ बचेगा नहीं। बार बार बोल रहे हैं ना, ये जो प्रश्न 2000 जो हमने किया है ऐसे ही करके लिया है, सीधे इसे नहीं हो गया। तो रॉयल टेक तो है लेकिन 1919 होना चाहिए। देखिए 1925 इसलिए कोई आंसर नहीं होगा। आइए इसी को जो है कानून कहा गया है, ना दलील, इसी को रॉयल टेक को। दूसरा क्वेश्चन आएगा तो काला कानून कहता है। ये अभी का जो कानून जो है, अभी जो आपके संविधान में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये उल्लंघन है। अगर संविधान पढ़िएगा, बंदी
प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को बनाए हैं तो हमरे सामने लाइए। अभी आपको गिरफ्तार कोई कर लेता है, चाहे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या करता है? पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, ठीक है ना। उसको शंका है या तो आपने कुछ गलत किया है या करना है, जिसको डिटेंशन भी बोलते हैं। सो अपराध नहीं किए हैं, चल लगता है जो अपराध आप करने वाले हैं तो हम आपको गिरफ्तार कर लिए। अब वो अपराधी है कि नहीं, अपराध किया है या करने वाला है, इसकी जांच करना पुलिस का काम नहीं है, समझे। तो बंदी को तो जो आपका मजिस्ट्रेट होगा, दंडाधिकारी, उसके पास आप ले जाइए, तब वो फैसला करेगा जो वास्तव में अभियुक्त है कि नहीं या कुछ गलती करने जाते। ये पुलिस का काम नहीं है। देख रहे हैं, पुलिस और गिरफ्तार करती है, हो गया। कोर्ट में तुरंत उसको ने कोर्ट भेज देता है। अब फिर पुलिस को कुछ पूछताछ करना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पुलिस जो है से न्यायालय से फिर रिमांड करता है, समझे, रिमांड करता है। वो जज साहेब या दंडाधिकारी उससे अभियुक्त को नहीं पकड़े, पुलिसे पकड़ा है, तब वो जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कुछ उससे पूछताछ करना होता है, तो फिर वो न्यायपालिका से, न्यायालय से, चाहे दंडाधिकारी हो चाहे ये जज हो, तो उनसे कहता है ये रिमांड पर हमको दिया जाए इतना दिन के लिए। मतलब डिमांड नहीं, रिमांड। हम ही तो आपको दिए हैं, लेकिन कुछ बच गया पूछने के लिए, तो रिमांड पर दीजिए हमको। तो ये सब समझना है। तो रिमांड पर मांगता, फिर पूछताछ हो जाता है, तो फिर वो तो मांगता है लंबी अवधि के लिए। लेकिन अब दंडाधिकारी देखते हैं जिसको कितना दिन पर रिमांड, कहीं ज़्यादा दिन पर रिमांड पर ले लेगा तो फिर टॉर्चर करने लगेगा। तो मांगे 4 दिन का रिमांड चाहिए, 6 दिन चाहिए, चाहे 2 दिन चाहिए, तो देता है। और वो केस पर निर्भर करता है। तो यही कहता है जे किसी व्यक्ति को अगर अभियुक्त है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया है। तो पुलिस तो अपना बचना चाहेगी जब हम सही गिरफ्तार किए हैं, नहीं तो बंदी को प्रत्यक्ष करो मेरे सामने, वो अभियुक्त है कि नहीं, इसका फैसला पुलिस का काम करना नहीं है, न्यायालय का काम है। तो ये जो कहता है, अभी जब को कोई गिरफ्तार करता है तो क्या कहते हैं, अपना वकील रखने का छूट है, अपना दलील देने का छूट है। लेकिन उस समय क्या था, रॉल्ट एक्ट था, से न दलील न अपील, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया है। और वर्तमान जो भारतीय संविधान में है, जो बंदी प्रत्यक्ष, हैबियस कॉर्पस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये सब पूछा जा चुका है। यूपीएससी मॉडल का क्वेश्चन है, पीसीएस मॉडल का क्वेश्चन है कि रॉयल टोर्ट के अभी वर्तमान में किस कानून से आप तो उसकी तुलना करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्ष हैबियस कॉर्पस का उल्लंघन था, समझे। और उसमें क्या क्या है, ऊपर लिखा हुआ है आपका। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ये कौन चीज़ है, काकोरी कंस्पिरेसी, नाम सुने होंगे, षड्यंत्र, ठीक है, 1924 का है। तो इसी में फांसी दे दिया गया था इनको, ठीक है। और ये HRA से H, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, HSRA, समझे, बनाया गया था। तो इसी के ही सदस्य थे। और काकोरी जो है से एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इन्होंने ट्रेन डकैती की थी और खजाना लूटा था। और खजाना जो लूटना था उसका उद्देश्य था हथियार खरीदना, यानी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। अभी भी तो आपको आर्थिक, जैसे नहीं देखते हैं जो विदेशी कोई शक्तियाँ हैं तो आपके समाज से तो आर्थिक मदद देते, तो आर्थिक मदद न दे देगा तो कहाँ से कुछ कर पाएगा। एजेंट अगर हमारे आपके बीच में रहता है तो उसको आर्थिक मदद तो क्यों कुछ करेगा। तो इन लोगों का जो काकोरी षड्यंत्र जो है, तो इस पर फांसी दे दिया था। इसमें अशफाकुल्ला खां भी वगैरह थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल पार्क भी है उत्तर प्रदेश में, आप जाएंगे लखनऊ में तो ये सब पार्क है। तो इसको राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी पर चढ़ाया तो वही बोला था, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजू कातिल में है। तो इसका संबंध जो है काकोरी षड्यंत्र से, काकोरी षड्यंत्र जो से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन
कानपुर से सहारनपुर जाता है, 1924 का इस पर ये दे दिया गया था। तो बड़ा ही कॉमन लाइन है। और किसके सदस्य थे? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का बादशाह। तो बक्सर का युद्ध जो है आप यहाँ ये याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, उस समय जो था ये शाह आलम द्वितीय थे, जिसका इसका असली नाम जो है अलीगौहर। सारा क्वेश्चन ही हम कर देते हैं आप लोग को, अलीगौहर है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला तो जो है अलीगौहर। बक्सर के युद्ध में दो पक्ष था। ठीक है, एक पक्ष में तो अंग्रेज थे, अंग्रेज जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, यही सेनापति था। इसमें जो थे, एक जो था यही दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरा जो था शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ध्यान देंगे, शुजा-उद-दौला। यही सिराज-उद-दौला होता तब क्या था, बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला। और तीसरा बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम था। समझे, मीर जाफर के। तीनों शक्तियां मिलके लड़ती है अंग्रेजों के विरुद्ध, फिर भी ये पराजित हो जाता है। तो बक्सर के युद्ध ने यही साबित कर दिया जो भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा। इसके पहले अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो उसमें उसका जो सेनापति था मीर जाफर अंग्रेज से मिलके, और वो युद्ध लड़ा ही नहीं। तो इसलिए इतिहास में इतिहासकार पलासी के युद्ध को युद्ध की संज्ञा नहीं देते हैं, कि झड़प बताते हैं, जो झड़प करके दिखावा करके युद्ध को, जिसको आप मैच फिक्सिंग बोलते हैं, से हार गया था। लेकिन इसमें तो तीनों शक्तियाँ जो है, दिल्ली का बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय यानी अलीगौहर, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों शक्तियाँ मिलके अंग्रेजों से लड़ता है, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो सेनापति करता है, फिर भी पराजित हो जाता है। तो इतिहासकार यही कहते हैं कि पलासी के युद्ध में तो आपने कहा जो हमको हरा दिया गया, लेकिन आप तो तीनों संगठन मिलकर फिर भी पराजित हो जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध इतना निर्णायक सिद्ध हुआ जो बंगाल में अंग्रेजी शासन का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसलिए अब कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं बची है जो इससे मुकाबला कर सकता है। तो लिखने वाला परीक्षा में होता है। तो बक्सर के युद्ध याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। और उसमें यही है, सारा कुछ इसमें आपको कर दिया गया है। आक्रमण करने वाला किस ईरानी? नेपाल, नादिर शाह को। नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था। ठीक है, इसको करनाल का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और उस समय जो आक्रमण किया था, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था दिल्ली का शासक, जिसका असली नाम है रोशन अख्तर। समझे, तो रंगीला इसको पद भी दिया गया है, चूँकि यह ज़्यादा सुरा सुनरी में, मतलब ये ज़्यादा लिप्त रहता था, जिस काल ही वाज इंटाइटल एज ए रंगीला। समझे, तो इसी काल में इसका सास हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली तो जानते हैं, वो पानीपत के तीसरा युद्ध है। शेर शाह के बारे में जानबे करते हैं, बिहार का शासक था। त्रिपिटक आ गया ये आपका। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक होता क्या है? तो
त्रिपिटक का एक अंग है। बौद्ध धर्म का है शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और शुद्ध पिटक। इसमें क्या है बता देते हैं। विनय पिटक और तीसरा है आपका अभिधम पिटक। ठीक है, तो इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है, कलेक्शन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध जो प्रवचन देते हैं, संदेश देते हैं, तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन, समझ गए, शॉर्ट में उपदेशों का संकलन है। इसमें जो है बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के लिए नियम आचार संहिता है। बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के लिए नियम कानून कहिए ना समझने के लिए। आइए, इस बौद्ध धर्म का दर्शन है। ठीक है, इसका संकलन जो हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के काल में। सारा चूत हम आपको एक ही प्रश्न में बोलते हैं, कितना पढ़िएगा, क्या क्या पढ़िएगा, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं परीक्षा के लिए। तो जैन धर्म तो आएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहता है? ऋग्वेद सामवेद, ठीक है ना, इसको कहता है। अथर्ववेद में से जादू टोना है, इसको त्रिवेद जो कहता है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें स्तुति है, ये गद पद दोनों में है। ठीक है, सामवेद में तो लिखा ही हुआ है, इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, सबसे पुराना यही है, सबसे बाद में ये है। सिंधु घाटी के सभ्यता के संबंध में कौन गलत है? तो कांस युगीन थी ना, कांस युगीन। तो कांस किसको कहता है? तो तांबा तथा टीन को। ठीक है, Cu+Asn। कांस युगीन सभ्यता थी। एक ग्रामीण सभ्यता थी ये। ग्रामीण तो ये सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन के अनेक कारण है, जिसमें एक कारण ये भी है जो आर्यों का आगमन। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कहता है ग्रामीण सभ्यता थी। सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में अभी। ठीक है, जिसको डॉकी यार्ड इंग्लिश में कहता है। सभी कथन सही है, समझे, सभी कथन सही है। आ गया ज्योग्राफी का, किस रास्ते से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा का मतलब है 23½ N। तो कर्क रेखा जो है भारत के, जानते होंगे आप लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो क्रम में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्रम में याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये तो रटने का है, लेकिन पूछ रहा है जो किससे नहीं, तो इसी से नहीं गुजरता है। तो सब आपके पास है। जब आप क्लास करेंगे, जो रेगुलर मेरा बैच है, तो इसमें सबसे अधिक दूरी
किस राज्य में करता है, सबसे कम करता है, दूसरे नंबर पर कौन है, वो सब तो इतना कम से कम बताना है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप लोग उसमें कुछ है नहीं, नॉमिनल फ़ी नहीं, एक जुड़ने का है, उसमें जुड़िए, सारा कुछ है। ये सब तो हम करते रहेंगे, ऐसा प्रश्न तो आपको मिलते रहेगा। ये तो और क्वेश्चन है आपका IST के अनुसार संध्या के 5 बजे हैं तो ग्रीनविच पर लंदन पर कितना बजता रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा से ये होगा। तो क्यों होगा, तो यहाँ पर IST का मतलब ये तो पूरा समझाने का चीज़ है। तो ये जो हो गया 82.5 ये हो गया, ठीक है। और ग्रीनविच जो कह रहा है, कहाँ कह रहा है, ग्रीनविच का मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो ये तो निकालने का चीज़ है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए जब यहाँ जो आपका समय हो रहा है ना, तो यहाँ का GMT माने 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे आगे चलता है। ये तो कई बार हम समझाए हैं, फिर आपको समझाएंगे। तो IST का मतलब 82.5, समझे। आई आप लोग रटते हैं, 82.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो यही जो है 5.5 घंटा होगा। चूँकि लंदन से भारत पूरब है तो आगे आगे चलेगा। तो अगर क्या कह रहा है कि जिस समय यहाँ 5 बज रहे हैं, हो गया, तो वहाँ पर कितना होना चाहिए। तो अगर इसका 5 घंटा आगे चलता तब 12 होता, लेकिन चलता है तो 5.5 घंटा, तो होना क्या चाहिए था इसका। इसमें क्यों नहीं है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए 11:30 AM। इसमें कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है। अगर ये 5.5 घंटा रहता, यहाँ पर क्या होता 5.5 बजता, तब तो 12 बजता वहाँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 5 बज रहा था, आधा घंटा और ना उसका पीछे चलेगा। तो इसमें से कोई नहीं है तो इसका मतलब 11:30 11:30 सुबह वहाँ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। कैसे निकालते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर लंदन है। इस पर कई क्वेश्चन हम कराए हुए हैं और सारा पहले का वीडियो है, क्लास उसमें देख लीजिएगा। और नहीं तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, जो एक बैच चल रहा है ज्योग्राफी का। और 82.5 जो है से ये औसत है। भारत का देशांतरीय विषाद जो है 68 डिग्री कैसे आया है से 97 डिग्री 25 मिनट ई का है। और दोनों का मीन वैल्यू निकालिएगा, मतलब 68 और 97 का, तो यही जो आएगा 82.5 आएगा। चूँकि पूरब है तो आगे समय चलेगा। 82.5 में 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 82.5 में 4 मिनट से गुना कीजिएगा तो जितना मिनट होगा वो 5.5 घंटा होगा। चूँकि लंदन से भारत पूरब है तो आगे का समय, पूरब का समय हमेशा आगे चलता है, तो 5.5 घंटा। अब कह रहा है कि IST के अनुसार, मतलब 82.5 के अनुसार 5 बज रहा है। अगर 5.5 होता यहाँ बजता तो वहाँ क्या होता 12 नून होता, दोपहर के 12 बजते। लेकिन तो आधा घंटा और कम है तो उसका भी आधा घंटा और पीछे चलेगा ना। तो इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब है 11:30 इसमें आंसर होना चाहिए था, जो ऑप्शन में आपका नहीं है। निम्नलिखित में कौन कथन सही है, तो ये चीज़ तो यहाँ देखिए IST या GMT का समय आगे आगे चलता है, नहीं चलता है, साथ साथ चलता है, नहीं चलता है। IST का समय GMT से 4 घंटा पीछे, अभी तो क्या पढ़े हैं 5.5 घंटा ना, तो नहीं चलता है। GMT का समय से 5 घंटा पीछे चलता है, नहीं चलता है। IST का समय GMT 5.5 घंटा आगे चलता है। वही चीज़ तो स्पष्ट किया हुआ है। कैसे सो अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, तो देखिए यहाँ ध्यान दे, आया हुआ क्वेश्चन है BPSC का 46वीं का। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तो है, लेकिन ये जो है एस है, समझे। ये अगर ग्लोब है तो ये विषुवत रेखा है, तब भारत जो है से उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था, एन रहता तो ठीक है, लेकिन है तो ये 68 डिग्री 7 मिनट 97 ई के बीच है, तो ये नहीं होगा। ये सही है, देशांतरीय ठीक है,
लेकिन इसका अक्षांशीय जो है सो गलत है, तो ये नहीं होगा। 8 डिग्री देख रहे हैं, एन तो है लेकिन यहाँ पर ई के जगह डब्लू दिया हुआ है, इतना छोटा चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। ई तो कुछ है नहीं, ई तो ऐसी कुछ दे दिया गया है। 8 डिग्री से देख रहे हैं एन है और ई के बीच है, तो आपका आंसर ये हो गया। पूछने वाला समझ रहा है तो कुछ ठीक है, नहीं तो लगेगा सब बराबर दिखेगा। तो यही यहाँ पर ये किए हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, समझे? जो अभी अब पढ़े हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन के बीच, तो ये स्थलीय है। स्थलीय जिसको आप लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। ये जो है से आइलैंड है, समझे? तो ये अगर पढ़ाएंगे हम लोग लिखाते हैं नोट में, तो वास्तव में 6 डिग्री 39 मिनट एन पर है, समझे? ये जो आप कहते हैं ये कन्याकुमारी है आपका, और ऐसे पढ़िएगा तो ये जो 8 पर कन्याकुमारी है, ये जो है से इंदिरा कौल है जो लद्दाख में हो गया। ये सब कुछ पढ़ना है। दक्षिण भारत का गंगा के नाम से गोदावरी, अगर अभी तो ऑप्शन नहीं है तो ये दक्षिण भारत की चाहे प्रायद्वीपीय नदियों में, माने दक्षिण भारत की नदियों में यह सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है, जिस कारण इसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। समझ गए? 1465 किलोमीटर इसकी ये है, निकलती है महाराष्ट्र के। तो लेकिन अगर यही रहता एक और भी, अगर कावेरी रहेगा तो अभी नहीं समझाएंगे, अभी हौच पौच हो जाएगा। कावेरी रहता तब दोनों होता, लेकिन दोनों होने के लिए इसको लिखना पड़ता पवित्रता के दृष्टिकोण से दक्षिण का गंगा किसको कहते हैं, तो कावेरी। तो डाला नहीं गया, अभी तो पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो भारत के उत्तरी पूर्व भूटान, चीन और माया तीनों से लगता है। अरुणाचल प्रदेश, तो यही आपका अरुणाचल प्रदेश अगर है तो ये म्यांमार है, ये जो है से भूटान है, ये चीन है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखिएगा, अरुणाचल है, नागालैंड है, इसका बाद मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा तो इधर है। तो ये म्यांमार से लगने वाला जो भारतीय राज्य है सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ तक है। ये जो आप चीन से देखते हैं यही है मैकमोहन लाइन, समझे? मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में जो निर्धारित है, डिमार्केशन लाइन है, इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। तो भारत के किस राज्य से? तो अरुणाचल प्रदेश से। तो यही है मैकमोहन, भारत और चीन के। इधर से लगने वाला में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। सारा चीज़ तो हम एक साथ आपको बोल रहे हैं। अब आ गया पॉलिटी का। भारतीय मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में तो 6 है, लेकिन इसी में जोड़ देते हैं मूल संविधान में फंडामेंटल राइट माने की संख्या कितनी थी? संख्या 7 थी, हो गया। लेकिन 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिस कारण इसकी संख्या जाके 1978 में क्या हो गई, 7 से 6 हो गई। लेकिन फिर जाके 86 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 6 से 14 सारा चीज़ कर दें, वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसकी संख्या तो 7 हो जानी चाहिए, तो लेकिन नहीं, इसी के तहत जो है अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ दिया गया, जिस कारण अभी भी वर्तमान में सारा चीज़ जो एक जगह का प्रश्न है क्या यही सब आएगा और कहाँ से रहेगा। इससे अटपटंग आएगा तो शायद ही लोग कुछ ही लोग तुक्का ठीक कर लें, जो पढ़ना है सब आपको कर रहे हैं। तो इसीलिए मौलिक अधिकार की संख्या मूल संविधान में 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको कानूनी या लीगल या वैध अधिकार कर दिया गया, जिस कारण 1978 में जाकर मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना जो समकालीन सरकार करेगी, वह मौलिक अधिकार रख दिया गया। तो इसकी संख्या 7 हो जानी चाहिए। लेकिन इसी संविधान संशोधन के अनुच्छेद 21 में इसमें प्राण या दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यही कहता है कि किसी भी परिसापत काल में कौन ऐसा जो अनुच्छेद है जो भंग नहीं होता है, तो 21 भंग नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यही जो निजता का अधिकार अभी कुछ 2-4 साल पहले था, राइट टू प्राइवेसी, सब इसी क्या बोले, कितना चाहिए क्वेश्चन में बोले, तो ये कर दिया गया, जिस कारण अभी भी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है। कि संविधान संशोधन को लगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए यहाँ इसमें आंसर जो है से नॉन। क्यों? तो ये तो 42वां तो है, लेकिन होना क्या चाहिए, नॉन क्यों है? तो 42वां तो होना चाहिए इसको 1976। तो देख रहे हैं कैसे उलझाया हुआ है। तो संविधान संशोधन को लघु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1900, तो 42वां तो है, लेकिन 1970 के जगह 76 रहता तब इसका आंसर होता था। आपका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। 61वां अभी तो पढ़े हैं। 44वां संविधान संशोधन के क्या कहता किया है कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। हो गया, ये आपका है। 61वां संविधान संशोधन जो है से इसी के तहत वोटिंग राइट जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो होना चाहिए तो ये तो 1988, लेकिन इम्प्लीमेंट जो हो गया, ये कार्यान्वित हुआ, चल जिसको लागू होना बोलते हैं, तो 1900 होना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 1989 88 रहता तो, लेकिन एक इम्प्लीमेंट जो हुआ लागू हो 1989, इसलिए दोनों चलता है। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा जो 61वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, तब तो 1988 हो जाएगा। तो जिसके तहत क्या किया गया, तो 21 वर्ष की आयु जो वोट देने का, अभी जो हम आप 18 वर्ष के होते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार जो मिल जाता था, पहले 21 वर्ष था। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत वोटिंग राइट जो है से एज, उसकी आयु जो है से 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन वो जो लागू हुआ जाके 1989 में, तो पूछ क्या रहा है, ये अधिनियम पारित कब हुआ, तब तो 1988, लागू कब हुआ तो 1989। ये सब बहुत माइन्यूट चीज़ है, आप जितने पढ़ेंगे तब इस पर ध्यान, क्वेश्चन का अहमियत तो आपको तब लगेगा जब आप पढ़े हुए हैं।
और न पढ़े हुए हैं तो सब बराबरे दिखेगा, समझ गए ना। तो जो हो गया सो हो गया, आगे ईमानदारी से पढ़ना है। और उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम आपको कुछ जोड़ दें। तो ऐसे ही प्रश्नों का हम एनालिसिस या डिस्कशन करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं इसे जुड़ने का है, उससे हमको कोई आर्थिक बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन आपके बीच चाहे यही आगे चल के आप लोग अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे। दूसरा है जो मेरा अपना सब सेपरेट 1 महीना से किए हैं, तो देख रहे हैं जो आप लोग को अधिक से अधिक जोड़े, जो आर्थिक भार नहीं पड़े, हमको आप समझे। तो ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह हमने किया है इतिहास, भूगोल, साइंस में तो और एनालिसिस, हम तो साइंस के खुद विद्यार्थी रहे हैं, बहुत लोग बच्चे जान भी रहे हैं। तो ऐसे 2100 प्रश्नों का है, जिसका मात्र हमने 99 रखा है। और 2-2.5 महीना लगभग 2 घंटा क्लास, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट चलेगा, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन। उसमें आप लोग क्या कहेंगे, आप ही के लिए लाभ है, हमको तो अभी कुछ ये नहीं, लेकिन है आपके बीच हम आप तक पहुँचे, तो उसमें जोड़िए। ऐसे ही प्रश्नों का हम संग्रह किया है। और ये जो 30-40 प्रश्नों का ये तो चलते रहेगा। जो मेरा रेगुलर बैच है वो चल रहा है शाम में, ज्योग्राफी हिस्ट्री चल रहा है 1 घंटा। मैप का भी बैच 8-10 दिन में ला रहे हैं आपको। अगर ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं, केवल मैप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी 3 महीना का कोर्स है, उसमें वर्ल्ड का मैप पढ़ाएंगे, इंडिया का और बिहार का भी। तो अधिक से अधिक हम बार बार यही कहेंगे, जो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब जो करना है वो करिए। और देखिए कुछ जाता तो नहीं है आपका, इसमें देखिए और क्या क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, समझ गए, तो ये सही है। आपातकाल जर्मनी से भी सही है, ये भी सही। तो सब लोग आप रटते हुए, ये जो है सो गलत है, समझे। तो समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया, समझे, कंकरेंट लिस्ट जिसको कहता है। और संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और भाग जो है ये 20 है। आपातकाल 3 तरह का होता है। आर्टिकल में पहला देखते हैं 352, दूसरा देखते हैं 356, तीसरा क्या देखते हैं 360, जिसको राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात कहता है। और नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 35 से 51 तक है, समझे। सारा कुछ लिख दिए। समवर्ती सूची का क्या मतलब, सूची जो है से 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो चीज़ चर्चा किया गया है अभी 100 है, तो उसमें केंद्र सरकार ही है, संघ सरकार ही कानून बनाएगी। राज्य सूची का जो उसमें जो प्रावधान है उस पर राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार रहता है, लेकिन डोमिनेंसी जो होती है, मतलब जिसका चलना चलाना चाहे ज़्यादा वर्चस्व जो होता है, वो संघ सरकार या केंद्र सरकार का होता है। जैसे कि शिक्षा जो था पहले राज्य सूची का हिस्सा था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत फिर स्वास्थ्य भी था, राज्य सरकार का था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में ला दिया। इसका क्या मतलब है कि जो आप राज्य के, हम आप बिहार यूपी जहाँ के रहने वाले हैं, तो शिक्षा का व्यवस्था अगर कुछ उसमें खामियां हैं, कुछ दिक्कत हो, चाहे आर्थिक हो और भी जो चीज़ है उसको क्रियान्वित करने में हो रहा है, तो राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्या हो गया कि नहीं, राज्य सरकार ही नहीं, उसमें केंद्र सरकार होगी। तो कहने के लिए तो संघीय सरकार है, लेकिन कभी कभी एकात्मक हो जाता है ना, समझे, फेडरल से जाके यूनिटरी हो जाता है। कि समवर्ती में तो दोनों का अधिकार है, लेकिन ज़्यादा जो घरेलू भाषा में बोले दादागिरी चाहे वर्चस्व कहें जो होता है, केंद्र सरकार तो होती ही है शक्तिशाली, इसमें भी 2 मत नहीं है। तो कहने के लिए तो संघीय सरकार है, फेडरल है सिस्टम, लेकिन यहाँ पर एकात्मक हो जाता, कहीं कहीं पर वो अपना चलाता है।
तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें पूछ रहा है जो अमेरिका, तो गलत पूछ रहा है। आपातकाल जर्मनी से तो 352 में जो है 1 माह में रेटिफिकेशन होना चाहिए, 2 माह होना चाहिए, 2 माह होना चाहिए। पहले यह भी 2 ही माह था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 2 माह से घटाकर 1 माह। तो एक क्वेश्चन में कितना पढ़ाया जाए? हम तो जो सामने पढ़ता है सब आपके साथ कर रहे हैं। मूल संविधान पूछ रहा है, 8वीं सूची में कितने भाषा था? इतना, ठीक है ना? पूछेगा मूल संविधान में वर्तमान में तो 22, 15वां जुटा था सिंधी, समझे? 21वें संविधान संशोधन 1967 के क्या क्या बोले। तो ये सब जो 8वीं सूची में होता है स्थानीय भाषा होता है, समझे? स्थानीय भाषा को तो पूछ रहा है जो मूल संविधान में 14 था, वर्तमान में कितना है? 22। तो 15वां कौन जुटा था? 21वें संविधान संशोधन सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया था 3 भाषा, तो वो हो गया था 15 से 18। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछ रहा है, तो पंचायत का चुनाव ये है, ठीक है। निर्वाचन आयोग सही है। संघ तथा राज्य लोकसभा दोनों में लिख दिए हैं, जैसे यूपीएससी हुआ, अब हो गया। बिहार के हैं, कहीं के हैं तो बीपीएससी, ये हो गया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो कहता है आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित इसमें 2 होता है। तो ये अनुच्छेद 340 जो है सो ओबीसी के लिए है, समझे? पिछड़ा वर्ग आयोग। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए 2 है, तो एक होता है एससी और एक होता है एसटी। तो अनुसूचित जाति बोल रहा है ना, तो एससी बोल रहा है। तो एससी जो है से 338 आर्टिकल में, एसटी जो है सो 338 ए में। सारा चीज़ आपको स्पष्ट कर दिए। 340 किसके लिए है? ओबीसी के लिए। सब सही है। तो एक प्रश्न में आपका 5-7 आंसर हम दे रहे हैं। भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा होना चाहिए था, मैग्ना कार्टा। तृतीय भाग को, तृतीय भाग में ही क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, समझे? मौलिक अधिकार इसी में दिया गया है। प्रथम भाग में राज्य एवं उसके संघ तथा राज्य क्षेत्र है, राज्य तथा उसका क्षेत्र, स्टेट एंड देयर टेरिटरी। इसमें जो है से नागरिकता है, ठीक है। इसमें जो है से आपका नीति निर्देशक तत्व है, तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ये। फंडामेंटल राइट इसी को इसीलिए कहा गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में किए हैं आपको। अब आ गया इकोनॉमी, वर्णदेव अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या? नाइदर इंपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट, माने हम ना तो आयात करेंगे ना तो निर्यात करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज इम्पॉसिबल कंसेप्ट। माने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के युग में अगर आप हम ही आप बात करें, जितना आपको ज़रूरत है टीचर की, टीचर को भी स्टूडेंट की ज़रूरत है। आप स्टूडेंट हैं तो हम न होगा, कोई न होगा, कोई तो कोई टीचर होगा ही आपका। अगर हम टीचर हैं तो आप न होंगे, कोई न कोई तो मेरा स्टूडेंट होगा। टीचर किसका?
स्टूडेंट किसका, ऐसे समझिए घरेलू भाषा में। आप टीचर हैं तो कोई ना कोई तो स्टूडेंट होगा ही, आप स्टूडेंट है तो कोई ना कोई आपका टीचर होगा ही, समझे। ये तो म्यूचुअलिज्म है ना, एक दूसरे की ज़रूरत है। तो फॉर द टाइम बिंग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के युग में कोई ऐसा देश कहे, कोई ऐसा राष्ट्र करे जिन्होंने दूसरे देश से कुछ हमको लेना देना ना है, तो इमेजिनरी कंसेप्ट ना हो जाएगा, काल्पनिक बात होगी न। कितनों बड़ा आप धनी है, कहिए पड़ोसी से कोई ज़रूरत ना पड़ेगा, हैं, किसी से हमको कोई ज़रूरत नहीं होगा। घर में कुत्ता मर जाएगा तो अपने फेंकोगे, बाथरूम अपने साफ कर लेते हो, समझ रहे हैं ना। तो ज़रूरत पड़ेगा। अब है जी इकोनॉमी कितना बैलेंस है, इम्बैलेंस है, समझे। जिसको भुगतान संतुलन, कितना आप एक्सपोर्ट करते हैं, कितना जो विकसित देश हैं तो यही है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील है, अंडर डेवलप है, अविकसित है, वो क्या करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट कम। तो इसी को तो भुगतान संतुलन कहते हैं, समझे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण के युग में अगर ये कोई राष्ट्र अपना नीति बनाता है क्लोज्ड इकोनॉमी का, तो उसके लिए बड़ा ही वो दुर्लभ चीज़ है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि न निर्यात न आयात, नाइदर इम्पोर्ट नॉट एक्सपोर्ट, आया हुआ सब कुछ। अब बहुत सिंपल है, अभी तो इतना सब्जेक्ट है जिसमें अब इतने कम समय सारा प्रश्न तो लाना ये है। तो जो हम रहा है उसमें पूरा इकोनॉमी का आपको मिलेगा, अधिक से अधिक प्रश्न, बायोलॉजी का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, सब सब्जेक्ट है। 2100 क्वेश्चन है और 2100 क्वेश्चन को हम डिस्कस कराएंगे तो कम से कम 10,000 तो आंसर जरूर दे देंगे, समझे। 4-5 आंसर तो क्वेश्चन से माने क्वेश्चन बेस लिया हुआ है एग्जाम का, लेकिन उसमें बहुत सारा हम अपना स्तर से आपको क्वेश्चन सब वही है, लेकिन ऑप्शन डाल के कर दिए जो हमको एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको हम बता दें, समझे। इसमें आप लोग सहयोग करिए। सहयोग क्या करना है, आपको लाभ लेना है। हमको तो टीचर बनना था, चाहे टीचर बन गए, चाहे जो है से करिए। इसमें अधिक से अधिक आप लोग लाभान्वित होइए और इसमें जो आपसे हो सकता है करिए। देखिए फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जहाँ केवल सरकारी निवेश हो, पब्लिक सेक्टर नहीं। ये कहता है ओनली पब्लिक सेक्टर नहीं। फिर कहता है जहाँ केवल ओनली प्राइवेट सेक्टर नहीं, जहाँ पर सरकारी तथा दोनों हो। आंसर आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों है, निवेश दोनों है। तो इसको अगर भाषा में कहें तो समझने का चीज़ है, पब्लिक सेक्टर एलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर, समझे। एज वेल एज कर दें तो जैसे देखिएगा कि अभी जैसे हमारे ही देश मीडिया में चलता है, जो अभी हमारे विपक्ष के चाहे जो लोग हैं, वो तो पॉलिटिकल चीज़ है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। तो उसमें बोला जाता है सब चीज़ जो है से बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जा रहा है। ये कुछ हद तक है भी, लेकिन हम तो कोई पॉलिटिकल लीडर या पार्टी से नहीं है जो हम इस पर हम ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ को आप प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा। तो इतिहास गवाह है, अंग्रेज तो यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे ना, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर राजनैतिक आधिपत्य, पॉलिटिकल हेजेमनी स्थापित कर लिया। वो क्यों? तो आज भी धीरे धीरे आप क्या कर दीजिएगा, सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा तो आपके क्या होगा, शक्ति खत्म हो जाएगी, आप किसी के पंगु हो जाएंगे। जैसा कि अभी जो आप देख भी रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है, चाहे जो है गठबंधन की जो सरकार है, आप लोग बुद्धि विवेक खुद है, आप समझ सकते हैं। इस पर हम क्या, पॉलिटिकल एक मंच तो नहीं है जो हम कुछ बोल सकते हैं, हम तो बीइंग ए टीचर बोलेंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि मिक्स इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एलोंग विथ पब्लिक सेक्टर, या को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर, नॉट एज वेल एज। और सारा चीज़ अगर 100 रुपया है उसमें हिस्सेदारी सब दे दीजिएगा प्राइवेट, तो आपके पास क्या रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा ना, कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो
ये देश की अर्थव्यवस्था या समकालीन जो सरकार है उसकी नीति पर निर्भर करती है, जो उसकी क्या स्थिति है। क्या अधिक से अधिक हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें? तो क्यों? मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि आपके पास संसाधन नहीं है, आप सरकार में हैं, सत्ता में। हम बोलते हैं रोड बना कर दीजिए, हमको पुल बना कर दीजिए, फ्लडेड होता है, लेकिन पुल बनाने की आपके पास क्षमता नहीं है। तो मल्टीनेशनल कंपनी को आपने बुला लिया, कहा जो भाई मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, और पुल जो बनेगा उसमें जो पूंजी लगेगा से मेरा इतना रहेगा, ये रहेगा, और जो आपका पैसा जो लगेगा सो टैक्स, पेट्रोल टैक्स आप वसूल लीजिएगा। जैसे उसका पैसा पूरा होगा छोड़ देता है, तो आप ही के पैसा से बना, लेकिन आप सीधे कंपनी को आप तो इनवाइट नहीं कर सकते हैं ना, वो तो एजेंसी है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट। तो आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि समकालीन गवर्नमेंट चाहे किसी भी देश का हो, राष्ट्र का हो, उसके पास अपने पास कैपिटल पूंजी नहीं है, तभी वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करती है। अब उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करेगा जो कितना। तो इसीलिए कहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर, नॉट एज वेल एज। यानी जितना सरकारी निवेश रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा, उतना ही कोई जरूरी है निजी का हो। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है। अब ये कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट जो समकालीन सरकार है उसकी क्या स्थिति है, जो कितना प्राइवेट सेक्टर को मतलब निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी देगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ एलॉन्ग विथ, नॉट कि एज वेल एज। तो समकालीन सरकार पर निर्भर करता है। अब आ गया क्वेश्चन बायोलॉजी का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग से होता है? मुख से। समझे? तो मुख में जो होता है लार ग्रंथि होती है, सलेवरी ग्रेन, 3 जोड़ा होता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार, जिसको सलाइवा कहते हैं। लार में क्या रहता है? एमाइलेज, जिसको आप टाइलिन बोलते हैं। और टाइलिन जो है से कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, मैंने 50 सारा चीज कह दिए। तब मुझ में भोज्य पदार्थ के रूप में जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं? रोटी चावल खाते हैं, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट नहीं पॉलीसेकेराइड, सारा कुछ कह देते हैं। तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ से पाचन जो होता है प्रोटीन का होता है। यहाँ जो है से अंतिम रूप से पाचन होता है, समझे? और आंत में भी 2 होता है, तो ये छोटी आंत होता है, ख्याल रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ अंतिम रूप से पाचन होता। सारा कुछ आपको बोल दिए हैं। दूध से दही बनना किस वजह? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। माइकोलेप्रोसिस से होता है। स्टेफिलोकोकस जो होता है, सिफिलिस होता है। तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है, लैक्टोबैसिलस है। जो केसिन नामक प्रोटीन को जो दूध में पाया जाता है उसी को खुरदुरा बूंद बूंद में एक जगह जमा देता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है से कम तापमान, अभी उदाहरण में आप देखिएगा कि अब तो शीतकाल खत्म हो रहा है, तो थोड़ा दिन पहले आप दही जाल में डाल देते हैं, जोड़न जिसको बोलते हैं, दही डाल देते हैं, लेकिन जल्दी न जमता है। फिर आपको हीट देना पड़ता है। तो बैक्टीरिया जो है एक्टिव कम टेम्परेचर पर नहीं होता है। बैक्टीरिया जो होता है एक्टिव ये 30 इस पर, समझे? इसको और अच्छा से हम लिख देते हैं। एक्टिव जो होता है ±35 डिग्री सी पर, समझे? तो 35 से अधिक हो गया, हाई टेम्परेचर देखते हैं, तो यही जो ऐसे दूध को आपको फाड़ देता है, दही को खट्टा कर देता है। लेकिन एक्टिव होने के लिए मैंने 35 वाले से 30 चाहिए, तो आपका तो टेम्परेचर है 15-20, तो एक्टिव ही ना हुआ तो दूध को जमाएगा कैसे? तो ये व्यवहारिक चीज देखते हैं। जो ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में
आपका फ्रिज में दूध रखते हैं, दही रखते हैं, तो दूध नहीं फटता है, दही खट्टा नहीं होता है, तो कुछ नहीं, वो डिवाइस है, समझे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय जो तापमान है उससे आपके डिवाइस में तापमान कम है, वो बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने दे रहा, मैं सक्रिय नहीं होने देता, तो दूध को मतलब फाड़ेगा क्या, दही खट्टा क्या करेगा। तो बैक्टीरिया अभी शीतकाल में देखते हैं नहीं जमता है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एक्टिव नहीं होता है, तो व्यवहारिक जिंदगी में आपको बता दिए हैं। मानव के रक्त में केंद्रक पाया जाता है, किसमें, मानव के रक्त कणों में किसमें केंद्रक पाया जाता है, WBC में, ठीक है ना, WBC में पाया जाता है, माने न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें उसी का हिंदी लिख दिए हैं, ये जो होता है ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यही कारण है कि आप खून से किसी का DNA टेस्ट नहीं कर सकते हैं, DNA का परीक्षण RBC से नहीं किया जाता है, इसलिए किसमें केंद्रक नहीं होता है। DNA जो होता है, DNA केंद्रक में होता है, इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मानव रक्त पूछ रहा है, मानव रक्त तो ही फ्रॉग का होगा, कैमल का होगा, लामा का होगा, तो उसके RBC में केंद्रक होता है, लेकिन हम लोग का जो होता है उसमें WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में। अब प्लेटलेट जो है रक्त जमाने का काम करता है, जमाने के लिए जिम्मेदार है, सारा कुछ बोल दिए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ से होने वाला नहीं रोग है, अस्थमा, मलेरिया, कालाजार, लेशमेनिया डोनोवेनी, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियाक, ये डिसेंट्री होता है, तो अस्थमा जो है ये फंगल डिजीज है, जिसको हिंदी में फफूंदी कहते हैं, फंगल डिजीज। इसको अस्थमा तो अंग्रेजी वर्ड हो गया, जिसको हिंदी में दम्मा बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है, तो देख रहे हैं पत्ती तो है, पत्ती के उत्तक है, लेकिन पत्ती में ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कोशिकांग है, कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गन। इसी में होता है पर्णहरिण, जिसको इंग्लिश में आप क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इसी में Mg धातु होता है। केमिस्ट्री परमाणु संख्या 11 है, मतलब Z11 है, तो द्रव्यमान 23 है, तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या को हम लोग Z से निरूपित करते हैं, तो परमाणु संख्या 11 है, तो इसका मतलब 11 हो गया आपका P। द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से निरूपित करते हैं, तो A-Z होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी उल्टा हो गया, P+N होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A-Z होता है। तो क्या पूछ रहा है, क्रमशः प्रोटॉन 11, तो 11 वाला तो 1 2 3 है, फिर P+, तो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 11 11, और न्यूट्रॉन, तो इसमें से आप कीजिएगा 11 घटाइएगा तो 12, आपका आंसर ये हो गया। समझ गए, सब लिख दिए। परमाणु संख्या होता है क्या, तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या वो परमाणु संख्या कहलाती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। टोटल नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर एलिमेंट collectively termed as atomic number that is represented by capital Z। और मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, भार नहीं है, परमाणु भार नहीं है, एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक मास है। द टोटल नंबर ऑफ P प्लस N, चाहे P एंड एट कलेक्टिवली टर्म एज एटॉमिक मास, कलेक्टिवली ऑल्सो टर्म एज न्यूक्लियन, या केंद्रक के परमाणु के केंद्रक में रहता है P प्लस N जो एटॉमिक मास होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, मतलब परमाणु द्रव्यमान में से अब परमाणु संख्या को घटा लीजिएगा, तो ये आपका पूरा चीज़ बोल दिए हैं। तो आंसर आपका, ये सब तो पढ़ने का चीज़ है, समझते हैं तो कुछ नहीं है, नहीं तो फिर वैसी केमिस्ट्री का है। कोई एक धातु है जिसके A का मान, A का मात्र मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है 39 है, जबकि जेड क्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है। तो जेड का मान 19 है, तो 19 हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या, तय तो बोले हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A माइनस जेड, ये कितना था 39, ये हो गया, तो है आंसर आपका है 20 हो गया। तो पढ़ने का चीज़ है थोड़ो, तो ये सब तो जहाँ तहाँ से क्वेश्चन लिया हो, क्वेश्चन का ही सब को यही सब आएगा। और पढ़ेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड जो है सब प्रॉपर, तो इसीलिए तो बोलते हैं ये आप पढ़े हुए हैं तो 99 जो 21-2200 क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन में जुट जाइए। नहीं तो फाउंडेशन है आपका, अगर बायोलॉजी कमज़ोर है, बायोलॉजी पढ़ लीजिए 199 3 महीना पर। केमिस्ट्री कमज़ोर है, कमज़ोर हम क्या बोले, अगर लगता है दिक्कत है केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। आपको लगता है ज्योग्राफी है हमको ज़्यादा जरूरी है, ज्योग्राफी पढ़, सब चीज़ आपको व्यवस्थित करके और सस्ता सुगम और बेहतर टीचिंग। वो हाई हेलो वाला हम लोग तो है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत सस्ता सुगम 200 रुपया में आपको 3 महीना पढ़ा रहे हैं 1 घंटा, इससे क्या हो सकता है। कंपेयर कीजिए मार्केट में, कोचिंग भी है, टीचर भी है, उस पर टीका टिप्पणी हम क्या बोले, वो तो फैसला करना और सोचना आपके लिए हम कितना कारगर सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, खुश रहना अलग चीज़ है, परीक्षा पास करना भी अलग चीज़ है, अज्ञान होना भी अलग चीज़ है। तो सब में सबसे ज़्यादा जरूरी है परीक्षा पास करना। तो परीक्षा पास करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से पढ़िए, किसी से पढ़िए। उसी कड़ी में हम आप लोग के बीच हैं, इसमें सहयोग कीजिए। फिर वही है, सब तो इसी का है। कोई एक धातु है जिसका जेड का मान 20 है, तो पूछ रहा है जेड का मान 20 है, तो 20 मतलब परमाणु संख्या, जबकि दूसरा कह रहा है कि ए जो है वो 40 है। तो कौन सी धातु होगी, तो धातु जो होगी वो कैल्शियम होगी। तो कैल्शियम होता क्या है, ये देखिए 20 और 40 होता है, तो 20 क्या हो गया, ये जेड हो गया, जेड का मतलब हो गया पी का मतलब हो गया ई, 40 का मतलब क्या हो गया ए, ये P प्लस N, ये सब पढ़ने का चीज़ है ना। तो ये कैल्शियम धातु होगी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये 3 कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ट्रिटियम। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक, समझे। तो हाइड्रोजन जो है से सम, आइसोटोप्स का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स का मतलब होता है प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। तो चैप्टर पढ़ाएंगे तब जो होगा समस्थानिक, समझे। कार्बन का समस्थानिक जैसे C6 देखते हैं तो ये 12 है, C6 देते हैं 13 है, C6 देखते हैं तो 14 है, सब कार्बन के समस्थानिक है, समझे। तो जिसमें P बराबर परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, बार बार बोले द्रव्यमान, भार नहीं, माने वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो,
वह समस्थानी कहलाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है से 1917 का है, मोसले का पीरियोडिक टेबल है, जिसको मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहता है। वो परमाणु संख्या पर ही आधारित है, वर्गीकृत है। एक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे जो 1869 का है, वो तो परमाणु द्रव्यमान पर। ये सब पढ़ने का चीज़ है ना। सेट बनाना साइंस, तो सेट से आपका अब क्या बोले, इसको मत बुलवाइए, जो है समझिए आप लोग। निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? सर्वाधिक क्रियाशील और पढ़ना पड़ेगा, समझे है ना। क्रियाशीलता जो है सो ऐसे ऐसे जिसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कहिए, बढ़ कहिए, बढ़ता है, समझे, तो निकालना पड़ेगा। ऐसे वाला को आवर्त कहते हैं। आवर्त मतलब पीरियड। जो खड़ा है उसको वर्ग, ऐसे जो कहते हैं ये, तो ऊपर से नीचे माने टॉप टू वर्ड्स में जो है क्रियाशीलता बढ़ता है, ऐसे जो आवर्त में घटता है, समझ रहे हैं। तो ये तो ऐसे लगाना पड़ेगा ना। तो ये देख रहे हैं, सोडियम जो है से 11 है, पोटासियम जो है से 19 है, ये प्रथम का एलिमेंट है। ये जो मैग्नीशियम है 12 है, इसके नीचे जो है वो कैल्शियम है। तो पढ़ने का चीज़ है ना। तो ये सेकेंड का है। तो पूछ रहा है जो सर अधिक, तो अधिक तो इधर दोनों है, तो ये आवर्त में न हो गया। आवर्त एक ही है लेकिन दाहिना तरफ है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, समझ गए। अब हुआ जो ये दोनों एक आवर्त में है, तो फिर कहता है जो ऊपर से नीचे, तो देख रहे हैं सोडियम ऊपर है, पोटासियम नहीं है। जनरल समझा, इस पर तो और भी बात बोलें। ऐसा होता क्यों होता, आईपी का मान घटता है, समझे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड स्टेट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट में आईपी, मतलब जिसको आयनीकरण विभव कहता है। तो ये घटता है, क्यों बढ़ता है, कि रेडियस बढ़ते जाता है, आईपी का मान घटते जाता है। इसका आंसर से तो बहुत चीज़ इसमें पढ़ना है, लेकिन उतना आपको ज़रूरत भी नहीं है परीक्षा पास करने के लिए। मिलते हैं इसी कड़ी में आप लोग का, फिर जो है सो ये वीक में ऐसे ही क्वेश्चन का आपको मिलेगा। और सब मेरे प्ले स्टोर पर दिया हुआ है, इसमें बार बार कहेंगे इससे जुड़िए। और तो जुड़िए मीन्स आपके ज़्यादा लाभ है, और थोड़ा बहुत हमको भी एक बल मिलेगा, जो हम भी आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आपके सहयोग से हम एक्सपेक्ट करेंगे जो भाई कुछ जा तो नहीं रहा है आपका। और जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं चाहे पढ़ने, तो आप फाउंडेशन कोर्स में जुट जाइए। 2 सब्जेक्ट अभी चल रहा है, हिस्ट्री 1 क्लास हुआ है, और ज्योग्राफी 5-7 क्लास वो शाम में चल रहा है। और ये कोर्स है। और नहीं आपको लगता है जो 7 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, तो उसमें कुछ आपका पढ़ा हुआ है चाहे जानते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको साइंस में, बायोलॉजी में जुड़ जाइए। बायोलॉजी भी जल्द शुरू होने जा रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, उसी में जुड़िए। मात्र 199 है, 3 महीना आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे, इससे बेहतर क्या होगा। और टीचिंग एक लाइन में कहेंगे जो बेहतर मिलेगा, रियल टीचिंग मिलेगा, समझे। हाय हेलो वाली बात तो चाहे इसी समझाने के लिए तो हम ऐसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।